geography. Now, since last few years, 15 to 20 questions are asked in geography. And last year, I will not say you can go and check the videos, या फिर शायद एक दो बच्चे भी हों, प्रज्ञान है क्लास में, like whatever we did in geography class. Yes, sir. It like the conceptual clarity that you will have in the geography class is at a very higher plane compared to what you will read in NCERT or even GC Leong, और यूपीएससी का सवाल आराम से होगा आपसे. बट साथ में हम जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे या पॉलिटी पढ़ रहे होंगे मॉर्निंग इवनिंग में, तो आई विल बी गिविंग यू टारगेट्स ऑल्सो इन एवरी बैच. मतलब मॉर्निंग में मैंने आपको मान लीजिए एटमॉस्फेयर पढ़ाया, तो आई विल बी टेलिंग कि आज आप जाके घर पे एनसीईआरटी से एटमॉस्फेयर का ये पार्ट पढ़ेंगे खुद से, so that you are also doing your self study for at least 1 hour for both the subjects. ओके मतलब एक समय में 2 सब्जेक्ट चल रहा है और आप उसकी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, उसका आपको टारगेट मिलता रहेगा. तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इन माय ओपिनियन it will be most helpful for everybody writing prelims, क्योंकि conceptually UPSC tries to trick in few subjects. One is geography, the other is economy. Factually tries to deceive in polity and in environment. And UPSC tests your क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इन साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक में कई बार क्या होता है कि आपको वो टॉपिक नहीं भी पता है, ऑप्शन से आप कर पाते हैं, यू कैन मेक अ गुड गेस, एंड इट ट्राइज टू डिस्टर्ब योर अटेम्प्ट थ्रू आर्ट एंड कल्चर एंड थिंग्स लाइक दैट, कि अगर आप उसमें पढ़ गए और उसको सॉल्व करने में लग गए तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो द पेपर इज डिजाइंड नॉट टू जस्ट चेक योर नॉलेज बट ऑल्सो योर टेम्परामेंट. तो ज्योग्राफी एक ऐसा है कि जिसमें हम 90% एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे. We will be able to solve 9 out of the 10 questions that UPSC asks correctly. Okay. And that will happen just by the classes, but as a precaution, or you should not become overconfident, we will also be doing the NCERT GC Leong reading also. So how many of you know what is low pressure? ये बताइए, पहाड़ों पे जब आप ऊपर जाते हैं तो इज द प्रेशर लो और हाई? जनरली विद द ऑल्टीट्यूड सर लो प्रेशर रहेगा. हाई हाई रहता है. यस सर. लो प्रेशर रहेगा सर, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाई प्रेशर होगा. अब हाई और लो के बारे में आज हम समझ लेते हैं पहले, और हाई और लो समझते ही रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. यहाँ तक कि आप सारे विंड बना पाएंगे, यू विल बी इवन एबल टू लाइक ड्रॉ द इंटायर विंड सिस्टम्स ऑफ अर्थ. तो लो और हाई जो है दैट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर हाइट. ठीक है. लो प्रेशर का मतलब, यहां पर मान लीजिए मैंने लिया है वार्म एयर, यहां पर मैंने लिया है कूल एयर, और यहां पर मैंने लिया है कोल्ड एयर. एक पर्टिकुलर हाइट की बात करते हैं, दिस इज 5 किलोमीटर. ये बताइए वार्म एयर की टेंडेंसी क्या होती है, राइज करने की या सिंक करने की? मुस्कान, व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ वार्म एयर, टू राइज और टू सिंक? अरे भाई चाय तो उबाली होगी आप लोगों ने घर पे. सर वार्म एयर की टू राइज. वार्म एयर विल राइज. यस सर. तो अगर मैंने तीनों के 100 यूनिट्स लिए हैं और ये आपके सस्पेन का बेस है, तो ये बताइए बेस के पास ये 100 यूनिट्स का पार्ट ज्यादा मिलेगा या ऊपर वाले हिस्से में? इसको इस जंक्शन को मैंने मान लिया योर लिड ऑफ द सस्पेन इन विच यू मेक द टी. लिड के
आप कहेंगे लिड के बाहर तो जाएगा ही नहीं, मान लीजिए लिड खुला हुआ है और उसके ऊपर भी एक लिड है, तो ये बताइए इस लाइन के नीचे ज्यादा हवा होगी या लाइन के ऊपर? यस, ऊपर। ऊपर। तो यानी 100 में से अगर 60 में ऊपर लिख रहा हूँ थ्योरेटिकली, तो 40 मैंने नीचे लिख दिया। अब जो कूल हवा है उसके बारे में अभी बात नहीं करते। कोल्ड हवा की टेंडेंसी क्या होती है? आपके रूम में एयर कंडीशनर्स एक पर्टिकुलर हाइट पे लगते हैं ताकि ठंडी हवा नीचे आ सके। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ कोल्ड एयर? टू सिंक। टू सिंक। तो यानी यहाँ पे मैं 60 लिख दूं और यहाँ पे 40। कूल वाले में 50-50 कर देते हैं, और कूल वाले को अभी के लिए मान लीजिए आपकी सिंप्लिसिटी के लिए भूल जाते हैं। इन क्लासेस वी विल बी डिस्कसिंग, अभी के लिए हॉट और कोल्ड रखते हैं। अब ये बताइए जहां पर एयर कम है वहां लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर? विकास, वेयर एयर इज लेस, लो प्रेशर और हाई प्रेशर? लो प्रेशर। लो प्रेशर। इसी हाइट के लिए हम, मैंने कहा एक बात कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर आर फॉर अ गिवन हाइट। तो सेम हाइट पे यहां पर जो हवा है 60, वो क्या होगी, लो या हाई? यस। लो प्रेशर रहेगा सर। नहीं नहीं, ये हाई जो सर, हाई 60 जहां हाई सर। जहां पर 60 है अच्छा वो लो होगा नीचे, कि हाई? हाई। वहाँ हाई प्रेशर रहेगा सर। अब ये जो वार्म एयर का ही सेक्शन था हाइट पर, जहां ये 60 है वहां मैं क्या लिखूं, लो या हाई? आप ही लोग बताएंगे। हाई सर। हाई। यहाँ पे लो। तो ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर हो गया, हाइट पे 5-10 किलोमीटर ऊपर। सरफेस पे फिर हवा बताइए, क्या यहां से यहां हवा जाएगी फ्रॉम हाई टू लो? यस सर। एनीथिंग इन लाइफ गोज फ्रॉम हाई टू लो और नॉट? अगर आपको लो से हाई जाना है तो आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा ना। ये बताइए आज आप पढ़ना बंद कर दे तो आप बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं? वॉट एवर योर स्टेटस इज टूडे, if you stop working, stop studying, will you become better or worse? Yes. वर्स सर। आपको गाड़ी को माउंटेन के ऊपर ले जाना है, अपहिल, यू रिक्वायर पेट्रोल, बट व्हेन इट इज कमिंग डाउनहिल, यू डोंट रिक्वायर पेट्रोल यू मच। डोंट रिक्वायर। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो एनीवेयर इन लाइफ व्हेन यू गो वांट टू गो फ्रॉम लो टू हाई, यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स। बट हाई टू लो ये नेचुरल फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। So air will start flowing from this high pressure area to low pressure area, और upper atmosphere में air will start flowing from the warm air section to the cold air section। यानी सरफेस पे कोल्ड एयर की तरफ से या कोल्ड एरिया की तरफ से वार्म एरिया में हवा आ रही है, और अपर एटमॉस्फेयर में वार्म एरिया की तरफ से कोल्ड एरिया आ रहा है। यानी एक बात हमको समझ आ गई कि लो प्रेशर मींस राइज ऑफ एयर। ये मैं लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? इफ आई एम राइटिंग लो प्रेशर मींस राइज ऑफ एयर, यस, एंड नो हाई सर। प्रेशर मींस सिंकिंग ऑफ एयर। एक और ज्योग्राफी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लिए मीनिंग होता है, लो प्रेशर इज व्हेन देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ एयर। कई जगहों से जहां हवा इकट्ठा होती है वहां भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड हाई प्रेशर इज व्हेन देयर इज डाइवर्जेंस ऑफ एयर। एक जगह से जहां एयर डाइवर्ज करती है वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हमको दो बातें समझ आ गई, लो प्रेशर का क्या मीनिंग है, हाई प्रेशर का क्या मीनिंग है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस अप्लाई दिस ऑन अर्थ। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस। नो सर।
Okay, now this is the equator. On the equator, ये बताइए, is the air warm or is the air cold? Warm. Air will be warm. Why? Sun rises इधर. Yes. Direct Sun is, sun. हाँ, डायरेक्टली ओवरहेड. इनफैक्ट अगर आप सन का जर्नी ट्रैक करें, ऑल्दो सन तो एक ही जगह पर है टेक्निकली, खैर बहुत सारी बातें, सन भी मूव कर रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इज द सन स्टेशनरी एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग. With Yes, respect sir. to the solar system, the sun is also moving, but for earth sun system the sun is revolving, है ना. तो ये जो अर्थ के वेरियस पोजिशंस बनते हैं, वो उसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. तो ये सन है, ये अर्थ है, तो सन का एपेरेंट मूवमेंट जो है वो होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स. 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये थोड़ा सा मैंने नीचे ज्यादा बना दिया, 66 जैसा लग रहा है. 23.5 डिग्री साउथ, बड़ा बना देता. इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री. सन जो है इसी के बीच में मूव करता है. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर ओनली इन द ट्रॉपिक्स. इस सन की मूवमेंट की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमको. जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है डायरेक्टली, उसको कहते हैं समर सोलेस्टिस. सोलेस्टिस का मतलब है सन स्टैंडिंग स्टिल. सन आपके बिल्कुल माथे पर खड़ा है. तो ये दिस अकर्स इन जून 21 के आसपास. सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. अब जून से ये बताइए, सन और ऊपर तो जा नहीं सकता, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इक्वेटर की तरफ सर. इक्वेटर की तरफ. इट विल स्टार्ट मेकिंग द जर्नी दिस साइड. अब जून से भाई इसको 3 महीने लग जाते हैं. सितंबर महीने में इट कम्स ओवर द इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट. इस दिन 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी. समर सोलिस्टिस में क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है. नाउ फर्दर द सन विल गो साउथवर्ड. अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी. जैसे अभी आप देख रहे हैं इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में क्या स्वेटर पहनती है मैच के दौरान? नो सर. नहीं, क्योंकि सन अभी वहां पर समर चल रहा है. सन इज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसको पहुंचने में, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, दिस इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ये भी एक सोलिस्टिस है, बट हमारे लिए क्योंकि विंटर चल रहा है तो हम इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस. ऑस्ट्रेलिया वाले इसको कहेंगे समर सोलिस्टिस और हमारे वाले को कहेंगे विंटर सोलिस्टिस. बट एक बात, ये वापस अपनी जर्नी दोबारा चालू करता है और मार्च में वापस कहां पहुंच जाएगा? इक्वेटर पे. यानी इक्विनॉक्स 2 बार होते हैं. द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर ट्वाइस, but only once in a year it is directly overhead the tropics. तो यानी इक्वेटर वाला जो ये एरिया है, या मैं इसको कह दूं ट्रॉपिक्स वाला एरिया, इज इट गेटिंग मोर हीट और लेस हीट? क्योंकि सन के More. रेज क्या है? डायरेक्ट. सो व्हेन द रेज आर डायरेक्ट इट विल बी गेटिंग मोर हीट. अब अगर सन की रेज ज्यादा है, धूप ज्यादा हो रही है, तो ये बताइए एयर ठंडी होगी कि गर्म होगी? मुस्कान, if the Garam. sun's rays are direct, will the air be heated or
It will remain cool. Sir, heated. Heated. अब आपको पता है कि when air gets heated, will it rise or will it sink? Sir, it will rise. हाँ, तो यानी अगर यहाँ पर एयर राइज होना चालू हो गया आपके अकॉर्डिंग, तो इक्वेटर पे प्रेशर कैसा बन जाएगा? Sir, low pressure. लो प्रेशर. इक्वेटर पे यानी लो प्रेशर बन गया. ऑल्दो अभी हम आगे देखेंगे इक्वेटर पे लो प्रेशर बनने के दो कारण है, लेकिन अभी पहला कारण ले रहे हैं कि एयर राइज हो रहा है तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बन गया. ये एयर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? अभी हमने ढक्कन की बात करी थी. अर्थ के एटमॉस्फेयर का ढक्कन क्या है? Exosphere. ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोपॉज. हाँ, Tropopause. ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोपॉज. ट्रोपोस्फियर का लिड जो है ट्रोपोपॉज है. एटमॉस्फेयर की क्लास में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है. यहाँ पे सारे प्लेन जो है ना ये स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लिड लग गया है तो क्लाउड्स वगैरह फॉर्म नहीं होते स्ट्रेटोस्फियर में. तो क्लाउड्स नहीं फॉर्म होंगे तो प्लेन में आपको टर्बुलेंस नहीं होगा. तो जेट्स, प्लेन्स एक्सेट्रा फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर. ये जो लिड है इसके बाहर ये हवा जा नहीं सकती, तो यहां से ये एयर डाइवर्ज करना चालू करेगी. अब मुझे ये बताइए, व्हेन एयर इज स्टार्टिंग टू डाइवर्ज, व्हाट विल बी द प्रेशर दैट आई शुड राइट? हाई प्रेशर. हाई प्रेशर. दिस एयर गोज टिल 30 डिग्री. 30 डिग्री तक जाते जाते ना अ फोर्स कम्स जो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बाहर नहीं जाने दूंगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस. कोरियोलिस अभी के लिए समझ लीजिए, ऑल्दो एक पूरी क्लास होगी कोरियोलिस पे. कोरियोलिस इज द apparent deflection due to rotation of earth. अब आप कहेंगे सर ऐसे ऐसे डेफिनेशन, आप तो कहते कि बिल्कुल आसान से समझाओगे. तो मुस्कान यहाँ खड़ी है एंड रितिका इज स्टैंडिंग हियर. मुस्कान को रितिका को बॉल फेंकनी है. मुस्कान कैन थ्रो डायरेक्टली लाइक दिस, बट मुस्कान क्या भूल रही है कि रितिका एंड शी बोथ आर यस रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो जब तक रितिका तक मुस्कान की बॉल पहुंचती, रितिका की पोजीशन क्या हो गई? यहाँ चली गई ना. यस और नो? Yes, sir. So this ball, it there was an apparent deflection. मुस्कान को क्या करना पड़ेगा? इस डिफ्लेक्शन को अकाउंट करके और ऐसे बॉल फेंकनी पड़ेगी. She will have to account for this rotation of the earth, the apparent deflection. उस डिफ्लेक्शन को कहते हैं कोरियोलिस. तो कोरियोलिस एक ऐसा फोर्स है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे अर्थ के अप्लाई होता है. एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, whether it be wind, whether it be ocean current, whether it be tsunami, every moving object there is Coriolis. Okay, now अब ये कोरियोलिस नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमेस्फीयर में लेफ्ट की तरफ. नॉर्दर्न में राइट, सदर्न हेमेस्फीयर में लेफ्ट. ठीक है, इतनी बात अब हमको समझ आ गई कि एक और फोर्स है जो अब इस विंड को, आप कहेंगे कि फिर ये जो विंड इक्वेटर से ही क्यों नहीं कोरियोलिस चालू हो गया? क्योंकि अर्थ का रोटेशन इक्वेटर पे कितना है? रोटेशनल कंपोनेंट 0. yes, at the equator there is the deflection component, sorry, rotational component of earth is 0. जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे अर्थ का रोटेशनल स्पीड बढ़ते जाता है. इट इज मैक्सिमम एट दी पोल्स, इसीलिए कोरियोलिस भी पोल्स पे मैक्सिमम होता है.
बट यहाँ पहुंचते पहुंचते कोरियोलिस में इतनी ताकत हो जाती है कि इस विंड को कहता है कि इसके आगे तुमको नहीं जाने दूंगा. So this wind, which was rising like this, it reaches the tropopause. यहां पर डिफ्लेक्शन हो गया. 30 डिग्री पे आते ही इस विंड को राइट में बेंड कराना चालू कर देगा. अब ये विंड्स यहां पर आ गई. इन विंड्स के पास, बेचारों के पास क्या ऑप्शन है? ये ऊपर जा नहीं सकते. ऊपर क्यों नहीं जा सकते? कोरियोलिस नहीं जाने दे रहा है. ट्रोपोपॉज के बियॉन्ड जा नहीं सकते. तो इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? कोरियोलिस इज नॉट अलाउइंग दीज विंड्स टू गो बियॉन्ड 30 डिग्री, वरना ये पोल्स तक चले जाते. ट्रोपोपॉज के बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपने वो ढक्कन लगा रखा है. दैट इज द लिड ऑफ ऑल अपर एयर सर्कुलेशंस. एक तरह से आपने अपनी चाय के सस्पेन पे एक ढक्कन लगाया. वो ढक्कन क्यों है वो भी हमको एटमॉस्फेयर चैप्टर में समझ आएगा. देयर इज अ टेम्परेचर इन्वर्जन देयर. बट अब मुझे ये बताइए, ये विंड्स जो यहाँ है इनके पास क्या ऑप्शन है? कैन आई से द ओनली ऑप्शन फॉर देम इज टू सिंक? यस. कम बैक टू अर्थ? yes or no? Yes, sir. If they are sinking, what should be the pressure that I should write here? High pressure. इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, या आपके लिए सिर्फ हाई प्रेशर मानिए. अब अर्थ के सरफेस पे यहाँ हाई प्रेशर बन गया, इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है. विंड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई? High to low. हाई टू लो. तो यानी विंड्स जो है सरफेस पे ऐसा ब्लो करना चालू कर देंगी. लेकिन जैसे ही विंड्स ब्लो करना ऐसे चालू करेंगी, इन पे कौन सा फोर्स लगेगा जो इनको डिफ्लेक्ट करा रहा होगा टुवर्ड्स राइट? Coriolis. Coriolis force. कोरियोलिस. कोरियोलिस इनको राइट की तरफ बेंड कराएगा, क्योंकि एरो का राइट और लेफ्ट ऐसा होता है. जब एरो उल्टा है तो राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है. तो कोरियोलिस इनको क्या कर देगा? सदर्न हेमिस्फीयर में सिमिलरली यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है. कोरियोलिस, विंड की डायरेक्शन ये हो गई. कोरियोलिस लगाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करा रहा है. तो लेफ्ट इनका ये हुआ. तो दोनों में विंड बना लेते हैं, फिर विंड का नाम भी रख देंगे. विंड की डायरेक्शन ऐसे होगी. अब नॉर्थ ये होता है, ईस्ट ये होता है, साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है. जहां से विंड्स ओरिजिनेट करती हैं वहीं से उनका नामकरण होता है. द विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनेटिंग. सो द विंड्स आर ओरिजिनेटिंग हियर फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड हियर फ्रॉम दिस डायरेक्शन. In the northern hemisphere this is the direction, in the southern hemisphere this is the direction. तो ऊपर वाले winds का क्या नाम रख सकता हूं मैं? Can I call them north east winds? Yes, विकास. यस सर. क्या ऊपर वालों का नाम मैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स रख रख सकता हूँ? सकते हैं, रख सकते हैं सर. और क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में फ्लो कर रही है जहां पर हवा का यूज ट्रेड के लिए किया जाता था, तो इनका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स. सिमिलरली नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? Southeast साउथ trade winds. ईस्ट ट्रेड विंड्स. और ये बताइए, दोनों जो है इक्वेटर पे आके कन्वर्ज कर रही है कि नहीं? हाँ जी सर. What is the second meaning of low pressure that we discussed? One meaning of low pressure is rise of air. The second meaning of low pressure is कन्वर्जन जोन्स. convergence of air. तो इसीलिए इस जोन का नाम क्या रख दिया गया? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स. कन्वर्जेंस जोन. कुछ रटना नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल. इट इज कॉल्ड ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जेंस। अच्छा, जो लोग सोच रहे होंगे कि लिखना विखना है, आज मत कुछ लिखिए, ये सिर्फ ओरिएंटेशन है। ये सब छठी सातवीं क्लास में ज्योग्राफी में आप पहुंचेंगे, नॉट 6th 7th स्टैंडर्ड, 6th 7th क्लास ऑफ आवर लेक्चर वेयर वी विल डिस्कस विंड्स। ओके, तो अभी कुछ लिखिए मत, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। यानी हमको प्रेशर्स 3 मिल चुके हैं अभी, बिना मेहनत किए अभी भी, लेकिन हमारा अर्थ नहीं बन पा रहा है। अरे हाँ, अब ठीक है। सो इक्वेटर पे मैं क्या प्रेशर लिख दूं? ITCZ। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई सर। हाई प्रेशर से। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ पर विंड्स मुझे मिल गई ये डायरेक्शन में, उनका नाम है ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ पर भी मुझे विंड्स मिल गई, उनका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सर ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं इनको? ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के समय में जब आपके पास ये स्टीम इंजन और ये सब नहीं थे, व्हाट इज मॉनसून कॉल्ड? फ्रॉम द वर्ड मौसम, और व्हाट इज मौसम द Masim. मौसम। हाँ, उसका मतलब क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। तो एक बार इस विंड का सहारा लेके भारत आएंगे, जब ये विंड्स रिवर्स होके जाएगी तो इस विंड का सहारा लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इस विंड को प्रयोग किया जाता था ट्रेड के लिए। दूसरी बात, आप थोड़ा सा क्या है कि सभी के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये विंड्स जो है, आगे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, दैट दे आर पार्ट ऑफ द हेडली सेल, एंड हेडली सेल इज कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। यानी ये विंड्स परसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो इस विंड का आप सहारा हर समय ले सकते हैं ना, वाइल ट्रेवलिंग ऑन द वाटर। सो यस। दी हाँ, तो इसीलिए इनको ट्रेड में यूज किया जाता था। बट कॉन्सेप्चुअल क्या है? दैट दे आर पार्ट ऑफ द हेडली सेल। हेडली सेल्स आर कंप्लीट एंड थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि आपने देखा ना कि द सन्स मूवमेंट वाज इन दिस ब्लॉक ओनली। ठीक है, तो उसके बाद फेरल सेल पढ़ेंगे। फेरल सेल कंप्लीट नहीं होता तो विंटर्स में जो है दी वेस्टर्ली विंड्स विल बिकम फास्टर, समर में दे विल बिकम फीबल। वो टेक्निकल डिटेल्स हैं, बाद में आएंगे, आज ओरिएंटेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लेकिन ट्रेड विंड्स के लिए समझ लीजिए कि इसको ट्रेड में यूज करते थे। और ट्रेड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर से। ओके, ऑल्सो दे आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। ये अक्रॉस द प्लैनेट फ्लो कर रहे हैं। ओके, ओके सर। हाँ, एनी अदर डाउट? तो अब इसके बाद भी जरा प्रेशर सिस्टम और विंड्स बना लिया जाए। तो अब ये बताइए कि अर्थ का जो मूवमेंट था ऑफ द विंड्स, वो अर्थ क्यों करती? माइक ऑन रह गया, एक बार क्लोज कर लीजिए। व्हाई इज अर्थ मेकिंग दिस मैकेनिज्म कि इक्वेटर पे से हवा उठे, ऊपर जाए, फिर ट्रॉपिक्स में से हवा वापस इक्वेटर पे आए, इक्वेटर की गर्म हवा ऊपर जाए, ट्रॉपिक्स में से थोड़ी सी रिलेटिवली ठंडी हवा नीचे आए। व्हाई? अर्थ ये तामझाम करी क्यों रही है? सर ट्रांसफर ऑफ हीट और बैलेंसिंग हीट। Yes, there is something called latitudinal transfer of heat, or earth wants to maintain its heat budget. इसमें हीट डेफिसिट एरिया से हीट सरप्लस एरियाज में, सॉरी उल्टा हो गया, डेफिसिट से सरप्लस थोड़ी जाएगा, हीट सरप्लस टू हीट डेफिसिट। तो सरप्लस एरिया ट्रॉपिक्स है, इससे अर्थ भेजना चाहती है इक्वेटर से टुवर्ड्स दी सब ट्रॉपिक्स और अदर एरियाज।
बट हमने देखा कि ये मैकेनिज्म तो इसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है कोरियोलिस की वजह से। तो अर्थ क्या करती है, एक और मैकेनिज्म डेवलप करती है, उसका नाम है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स, अभी के लिए एक लाइन याद रखिए, इट इज कोल्ड एयर, सॉरी, इट इज वार्म एयर राइजिंग ओवर कोल्ड फ्रंट। अभी कोल्ड फ्रंट क्या है और ये सब सब बाद में देखेंगे, बट ये समझ आ गया कि एक वार्म एयर है, वो राइज कर रही है कोल्ड फ्रंट पे, और वार्म एयर राइज कर रही है तो यहाँ लो प्रेशर होगा, यानी साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स। सो वार्म एयर इज राइजिंग ओवर कोल्ड फ्रंट, इसको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ये मैकेनिज्म अर्थ डेवलप करती है ताकि हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो यहां भी हो सके। एंड इफ वार्म एयर इज राइजिंग, am I justified to write low pressure here? Yes. Wherever air is rising, what will be the pressure? लो लो Low. तो अगर ये इस रीजन को कहते हैं टेम्परेट रीजन, इफ अर्थ इज नाउ डेवलपिंग टेम्परेट साइक्लोन्स, कैन आई राइट द प्रेशर हियर एज लो? Why it is developing, what are those things, everything we will discuss later. टेम्परेट साइक्लोन क्यों डेवलप हो रहा है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट वन रीजन वी हैव अंडरस्टूड कि अर्थ को अपना हीट बजट मेंटेन करने के लिए नए मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज नॉट वर्किंग। ये मैकेनिज्म यहीं से यहीं तक वर्क कर रहा है, इसको आप ज्योग्राफी में बाद में पढ़ेंगे, हेडली सेल कहा जाता है। इसके बाद अर्थ एक और सेल बनाती है, फेरल सेल। तो उसमें टेम्परेट साइक्लोन यहां भी आ गया, टेम्परेट साइक्लोन यहां भी आ गया। टेम्परेट साइक्लोन को कहते हैं वार्म एयर राइजिंग ओवर कोल्ड फ्रंट, तो एयर राइज हो रहा है तो मैंने लो प्रेशर लिख दिया। अब अगर लो प्रेशर और हाई प्रेशर मुझे मिल गया, वापिस से विंड बना सकते हैं क्या? इफ नाउ अगेन आई नो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, कैन आई मेक द विंड? Yes, sir. यस। सो air will be flowing or wind will be flowing from high to low or low to high? हाई टू लो। हाई हाई टू लो। वापिस, हाँ वापिस से ऐसे बना देते हैं भाई, आप ही लोग बता रहे। फिर यहां से भी ऐसे बना दिया हमने, बट कौन सा फोर्स भूल गए अप्लाई करना? रोलिस कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस। तो एक बार इसको इनलार्ज वर्जन में देखते हैं। यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है। उल्टा हो गया, सॉरी। दिस इज योर ट्रॉपिक्स। दोनों ट्रॉपिक में हाई 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 हाई, टेम्परेट एरिया में लो, यहाँ पर भी टेम्परेट एरिया में लो। ये 66.5 डिग्री है। एक जगह इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, एक जगह अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो यानी हाई से लो ऐसे जा रहा है, लेकिन कोरियोलिस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में बेंड करता है? राइट। राइट राइट राइट। इसको ऐसे बेंड करा दे, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नीचे वाले में, ये एरो में सदर्न हेमिस्फीयर में राइट में कराता है कि लेफ्ट में? Left. लेफ्ट। तो व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ दिस एरो? ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। वापस से इधर करा दे। यस। कोई नई बात तो नहीं सीखी हमने, हम सिर्फ लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट, और एरो के हिसाब से हमने राइट और लेफ्ट चूज कर लिए। तो अब ये इस विंड को भी बना लेते हैं। यहाँ का विंड तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है।
अब यहाँ का विंड जो है ऐसे जा रहा है, यहाँ का विंड हमारा ऐसे जा रहा है, सॉरी, ये हाई था, ये लो था। विंड की डायरेक्शन पहले हाई से लो, विंड का ग्रेडियंट कहते हैं उसको। जब हम विंड के फैक्टर्स पढ़ेंगे तो पहला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ, फिर आता है कोरियोलिस। तो पहले हम विंड का ग्रेडियंट देखते हैं जो कि हमेशा हाई से लो होता है, फिर कोरियोलिस की डायरेक्शन को अप्लाई करते हैं। कोरियोलिस इसको लेफ्ट की तरफ भेजेगी, तो लेफ्ट का मतलब हो गया लाइक दिस। winds are always named from the direction they are coming। तो यहाँ पर विंड वेस्ट से आ रही है, यहाँ पर भी विंड वेस्ट से आ रही है, तो क्या मैं इसका नाम अब वेस्टर्ली रख सकता हूँ? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इफ आई कॉल देम वेस्टर्लीज? यस। बनाया कैसे मैंने? ग्रेडियंट पहले चेक किया कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ है, हाई से लो जाएगा वो देखना है, और उसके बाद स्टेप 2 में कोरियोलिस को अप्लाई कर देना है। तो वेस्टर्ली हवा मिल गई मुझे, ईस्टर्ली हवा यहाँ मिल गई, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज, और ऊपर मिल गए मुझे वेस्टर्लीज। यानी मुझे प्रेशर सिस्टम्स मिल गए और विंड मिल गया टिल योर टेम्परेट एरिया। अब इसके बियॉन्ड ये बताइए, पोल्स पे हवा ठंडी होगी कि गर्म होगी? सर ठंडी। पोल्स पे हवा ठंडी होगी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड एयर? हाई To sink. प्रेशर। हाई प्रेशर नहीं, कोल्ड एयर की कैरेक्टरिस्टिक है टू सिंक। सिंक। हाँ, और जब भी एयर सिंक करती है तो प्रेशर क्या होगा? high, वापिस से हमको प्रेशर सिस्टम मिल गया। नाउ व्हाट विल बी द ग्रेडियंट फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स टेम्परेट एरिया? ये पोल्स है, ये आपका टेम्परेट एरिया है। अगेन मैंने हवा ऐसे बना दी, अब मुझे ये बताइए कौन सा फोर्स भूल गए हम यहाँ पे? कोरियोलिस सर। कोरियोलिस। कोरियोलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी इन विच डायरेक्शन मुस्कान? राइट सर। right, sir. राइट। सो एरो सीधा रहता है तो राइट और लेफ्ट ये बनाइएगा। ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इट इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू फॉलो। अगर राइट लेफ्ट में आप कुछ गड़बड़ कर देंगे तो डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगी। तो अब राइट ऐसे हो गया, लेफ्ट ऐसे हो गया, तो यानी इसको ये इस डायरेक्शन में भेज रहा है। तो इसको वापस से बना लेते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो आपने विंड्स बिल्कुल ही ईस्ट से कर दी, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस इतना पावरफुल हो चुका है कि वो विंड की डायरेक्शन को ही पूरा ईस्ट कर देता है, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा। वो विंड को इतना डिफ्लेक्ट कर देता है कि वो पूरी ही ईस्ट हो जाती है। दोनों तरफ मैंने बना लिया ईस्टर्लीज। इनको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ये है पोलर ईस्टर्लीज। यहाँ पे फिर भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, ये तो पूरे ईस्टर्लीज है बिकॉज कोरियोलिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब हमको अर्थ पे सारे ये आपका लो प्रेशर, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये आपका टेम्परेट लो प्रेशर, ये आपका पोलर हाई प्रेशर, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये आपका टेम्परेट लो प्रेशर, ये आपका पोलर हाई प्रेशर। सभी का बेल्ट बना लीजिए और उसमें एयर को लिख लीजिए। यहाँ पर कौन सी एयर है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्लीज। यहाँ पे कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स
यहाँ पे क्या है, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का एक और नाम है, दे आर कॉल्ड मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। मिड लैटिट्यूड में है, इनका लैटिट्यूड मिड है, तो इसलिए इनको मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। दोनों हेमिस्फीयर में इनका नाम वेस्टर्लीज है। यहाँ पर ऊपर जो है पोलर ईस्टर्लीज। इतनी बात समझने में एनीबडी हैविंग एनी डाउट? श्रेया, इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्रेशर बेल्ट्स एंड द विंड्स, एनी डाउट? No, sir. Understood, sir. अब आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी इतना आसान थोड़ी ना क्वेश्चन पूछती होगी, ये जो आपने in the half an hour we have done, right? I am sure UPSC is not going to ask such simple question. Yes, बोलिए। Yes, sir. हाँ, इतना इजी थोड़ी ना होगा। जरा 2021 का क्वेश्चन पढ़िए तो। 2021 तो फिर भी चलिए, इट इज रिगार्डिंग ओशन करंट्स। 2015 का क्वेश्चन पढ़िए। Consider the हाँ, नहीं आप तो फिर भी कर लेंगे, किसी एकदम नए बच्चे से कराया जाए जो कि अभी यस बोल रहे थे। ये 2015 का क्वेश्चन करिए मधुर। Okay, sir. The winds which blow between 30° north and 60° north 60 throughout degree. the year are known as westerlies. Correct or incorrect? Incorrect. No, correct, sir, correct. Correct. The moist air masses that cause winter rains in northwestern region are part of westerly. इस second statement आपको अभी नहीं समझ आएगा. This we will be doing as part of cyclone, but first statement is correct and yes, you have chosen also as correct. Yes. ठीक है, अब और देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए 2024 का। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, एकदम नए बच्चों से पूछते हैं। रितिका, जून 21 को वेयर इज द सन? सर इक्विनॉक्स नहीं, Equinox. समर सॉल्स्टिस। समर सोलिस्टिस। हाँ, तो समर सोलिस्टिस पे सन कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 2024 का प्री का सवाल है। यस सर। ठीक है, अब 2022 का सवाल देखिए। ये अब थोड़े डिफिकल्ट भी सॉल्व कराते हैं। गौरव तो खैर ही माइट बी इन लाइब्रेरी। विकास, 2022 का क्वेश्चन देखिए। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर अकर्स इन विच मंथ? मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई। सर नॉर्दर्न हेम हाँ विकास, विकास को करने दी। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे जो होगा वो समर सॉल्स्टिस के टाइम पे होगा। तो हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ जून। सेकंड हाफ ऑफ जून। अभी 21 जून की बात हुई थी ना। 21 जून। तो यूपीएससी नहीं चेक करती ऐसे कि 21, 22, 23 ऐसे, वो यूपीपीसीएस में करते हैं। यूपीएससी ऐसा देती है वो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखना चाहती थी कि लॉन्गेस्ट डे किस दिन होगा, समर सोलिस्टिस में। दो 2019 का सवाल, 4 स्टेटमेंट्स हैं। हु विल लाइक टू सॉल्व? एनीबडी वॉलंटियरिंग? Yes, sir. मधुर, हाँ मधुर। 21 June द सन, स्टेटमेंट 1, डज नॉट सेट बिलो द
horizon at Arctic Circle, does not set Arc- below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically at equator, shines vertically at Tropic of Capricorn. Sir, C. C, vertically at equator. चलिए सर ये ये सी गलत है सर, ए और बी में से एक है, ए और ए बी। और बी में से। हाँ, ये बताइए बी क्यों नहीं होगा? सन किस हेमिस्फीयर में है? सर सन इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर। तो आर्कटिक सर्कल तक जाएगा ना, अंटार्कटिक सर्कल तक पहुंचेगा क्या सन? नहीं जब सर, सन अंटार्कटिक सन सर्कल। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज ए। ये क्या है, इक्विनॉक्स पे होगा ना सन, तब तो इक्वेटर पे होगा ना ऋषिका, सॉरी रितिका। When is the sun directly over the equator? On equinoxes? Yes, sir. Equinoxes सितंबर में होते हैं और मार्च में। March. भाई सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है तो उस दिन जो है आर्कटिक में कभी रात नहीं होती, क्योंकि सन के स्लांटेड रेज जो है आर्कटिक तक जाते हैं। डायरेक्ट रेज तो यही तक जाते हैं, लेकिन स्लांटेड रेज जो है आर्कटिक में जाते हैं एंड देयर इज नो नाइट। इसीलिए ज्योग्राफी में आप बचपन में पढ़ते थे, व्हाट इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? Japan. जापान। जापान इज लैंड ऑफ राइजिंग सन। सर स्वीडन। नॉर्वे। हाँ, मतलब नॉर्वे स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री, बट नॉर्वे के लिए बचपन में आप पढ़ते थे, जो कि आर्कटिक कंट्री है। वहां पर कभी भी रात में 12 बजे भी सूर्योदय हुआ रहता था, इसीलिए वो लोग अपना सर्कैडियम रिदम खराब ना करे, रात में सो सके, तो दे विल बी यूजिंग वेरी हैवी कर्टन्स। यूपीएससी ने सवाल पूछा है 10-15 साल पहले, दैट व्हाई आर पीपल इन द Arctic region in countries like Sweden and Norway using very heavy blinding curtains? क्योंकि भाई वहां पर सनसेट होगा नहीं, और आपकी बॉडी में मेलेनिन प्रोडक्शन कैसे होता है? मेलेनिन इज अ पिगमेंट प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। हम लोग सांवले या काले इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर बीइंग रिसीव्ड, अदरवाइज वी वुड बी लाइक पीपल ऑफ यूके। तो यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज है तो मेलेनिन आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन कंट्रोल्स योर सर्कैडियन रिदम। आपके सोने और उठने का और हार्ट का वो रिदम जो है मेलेनिन कंट्रोल करता है। जब आपको अगर लाइट दिखती रहेगी तो आप सो नहीं पाएंगे। योर बॉडी विल कीप प्रोड्यूसिंग मेलेनिन, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। इसीलिए तो कई बार आपसे ये कहा जाता है ना कि आप अपने बेडरूम्स में वार्म लाइट लगाइए, कूल लाइट मत लगाइए। ठीक है, तो यानी एक कॉन्सेप्ट पे ऑन सोलिस्टिस 2019 question was asked, 2022 question was asked, and 2024 question was asked. And was it difficult to solve? Yes. नो सर। Anybody saying कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट था? रितिका ने थोड़ी हड़बड़ी में आपने गलती कर दी। मुस्कान, any of these questions was it difficult? No, sir. Or this question on westerlies, was it easy or was it difficult? Sir, easy. Easy. 2014 का क्वेश्चन है, seasonal reversal of winds is the typical characteristic of Monsoon climates. monsoon. Monsoon is derived from the word मौसम, जिसका क्या मतलब है? Seasonal Seasonal reversal. reversal. सीजनल रिवर्सल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मुस्कान से कराएंगे। मुस्कान, क्वेश्चन ऑफ 2013 प्लीज सॉल्व। Okay, sir. वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसे अभी विंटर्स है, दिन बड़ा हो रहा है कि रात बड़ा हो रहा है? बड़ी हो रही है, सॉरी। Sir, A. ओके, गलत आंसर है। अभी देखते हैं। ये बताइए, अभी दिन बड़ा हो रहा है कि रात बड़ी हो रही है? Sir, रात. रात। तो यानी सीजन टू सीजन, समर में दिन बड़ा होता है कि रात? Sir, दिन. दिन। अब ये बताइए, सन सॉरी अर्थ जो है समर में रोटेट करता है ज्यादा कि विंटर में, या दोनों में बराबर? Sir, बराबर. तो ये रोटेशन होगा क्या इसका आंसर?
नो सर, नो सर, बी सर। अच्छा, अब रिवॉल्यूशन भी इसका आंसर नहीं है। डी लग रहा है। हाँ, डी इज द करेक्ट डी आंसर। है। तो अर्थ जो है ना, ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा आपके ग्लोब के में अर्थ ऐसा, अर्थ का एक्सिस ऐसा है। इट इज 23.5 डिग्री टिल्टेड। तो ये जो दिन और रात में जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ ऐसा नहीं बना हुआ है, अर्थ इज नॉट लाइक दिस। वरना तो क्या होता, ये हिस्सों में बराबर दिन होता, ये हिस्सों में बराबर रात होता। इफ द सन इज दिस साइड, यस यस सर। यस सर। द अर्थ इज लाइक दिस। इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। तो ये वाले सभी हिस्सों में दे विल बी रिसीविंग सनलाइट, दिस विल बी नाइट टाइम। अगर सनलाइट रिसीव कर रहे हैं तो विल द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम वेरी? यस सर। यस। सो actually में the length of daytime and night time is because of the tilt of the earth's axis, not because of earth's revolution. In fact, इस पे मैं एक फैक्ट क्लास में लिखवाता हूँ। डू यू नो व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन? एक टर्म होता है पेरिजियन एंड एपोजियन। सॉरी, दैट इज फॉर मून। पेरिहीलियन एंड एपोहीलियन। सो द सन एंड अर्थ, दे आर नियरेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। और आपको जनवरी में क्या लग रहा होता है? सर्दी, विंटर। सर्दी। अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इन द मंथ ऑफ जून। और आपका क्या हो रखा होता है उस समय, स्पेशली पीपल ऑफ दिल्ली? वेरी गर्मी हॉट। से। राइट, है ना? हाँ। आप लोग कई तो वो वीडियो बनाते हो ना कि अपनी गाड़ी पे ही आप ऑमलेट बना रहे हैं, राइट? सो द revolution around the sun has no impact on season or no impact on length of the day or length of the night. It is because of the tilt of the earth's axis. Okay, so that is all. If you have any doubt, please ask. Otherwise, we will सर conclude this. सर एक डाउट है सर, सी में लैटिट्यूडनल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ना सर? अगर ऊपर है तो डे अच्छा, ज्यादा। लैटिट्यूड किसको कहते हैं? मान लीजिए इक्वेटर के लोग हैं, इनके यहाँ तो इक्वल डे और नाइट हो रहा है ना। हाँ जी सर। तो आप अगर इक्वेटर में सपोज मान लीजिए कॉन्गो में रह रहे हैं और इंडोनेशिया में, तो आपका डे और नाइट टाइम बढ़ेगा, वो होगा क्या चेंज? जी सर, सेम। सेम रहेगा। फिर लैटिट्यूड तो आप उसी लैटिट्यूड वाले से कंपेयर करेंगे ना। अच्छा अच्छा, इसका अलग, ओके। सेकेंडली, लैटिट्यूडनल पोजीशन, जैसे इफ यू आर टेकिंग फॉर एग्जांपल आर्कटिक सर्कल, तो वहां तो 6 महीने रात ही नहीं हो रही है। दिन ही रह रहा है हाँ, सबसे और पहले, 6 महीने ठीक। दिन ही रह रहा है। तो लैटिट्यूड इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर, बिकॉज लैटिट्यूड आपको प्लेसेस ऑफ द सेम लैटिट्यूड से वो करना पड़ेगा कंपेयर। गॉट इट सर, ठीक है, ओके, ठीक है। यस, अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। शैव्य? No, sir. So we will continue tomorrow with polity and अभी आपका एक like a test, I think 9:40 हो गया। दिस वाज एक्चुअली द टेस्ट पेपर जो आपको उस फॉर्मेट में मिलता। एक जैसे 15th क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसको आज ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, कल से आपको टेस्ट लाइक मिल जाएंगे बिफोर एंड और आफ्टर द क्लास। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। what could be the appropriate explanation? There are no clouds or water vapor in lower stratosphere, there are no vertical winds. What would be the appropriate explanation कि जेट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई कर रहे हैं? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। सर 2 ओनली। 2 सर। देयर आर नो सर वर्टिकल। बोथ
अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो नए बच्चे कह रहे हैं देयर आर नो क्लाउड्स, दे आर एक्चुअली राइट बट नॉट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यहाँ पर एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, तो अगर आप टेक्निकलिटी पे जाएंगे ना कि देयर आर नो क्लाउड्स, तो देयर आर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, बट ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हमेशा नहीं रहते। दे आर प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ विंटर ओनली एंड अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, वरना सारे क्लाउड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यस, इन द ट्रोपोस्फियर। और वाटर वेपर 99.9% ऑफ द वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है? यस, ट्रोपोस्फियर में। Sphere. इस 2024 में एक सवाल पूछा गया वाटर वेपर में, विच यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम माय फर्स्ट क्लास ओनली। वाटर वेपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी परसेंटेज गिरने लगती है। 90% ऑफ द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द टॉप 6 किलोमीटर्स। 99% ऑफ द वाटर वेपर इज इन द ट्रोपोस्फियर। तो जब वाटर वेपर ही नहीं है तो क्लाउड कैसे बनेगा? सो there are no clouds or water vapor in the lower stratosphere is correct. There are no vertical winds, ये तो आप समझ ही पा रहे हैं, ये तो आपने बता ही दिया कि विंड वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दिस एवरीबडी वाज सेइंग, दिस सम पीपल वर सेइंग, बट जो बता रहे थे उनको एक्चुअली में दे माइट, जो गलत बता रहे थे वो वेटरन्स थे, बिकॉज वो दिमाग लगा रहे थे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, एक और स्टेटमेंट देख लीजिए, कोरियोलिस इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर्ड टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? शैव्य? गलत। Wrong, सही है sir. सर। Yes, Shavya, what is the answer? Right or wrong? Sir, wrong. Wrong. सर आई Abhishek? थिंक राइट। सर आई थिंक राइट। Okay, Amita, this statement is right or wrong? Gaurav? Sir, बोलिए। maybe it is equal in both the hemispheres. तो ये स्टेटमेंट तो अभी गलत बात हुआ. करते हैं। Yes. सो मधुर ने तो बता दिया। मुस्कान? Sir, wrong. रॉन्ग। ओके, रितिका? Sir, wrong. रॉन्ग। अब सिर्फ अभिषेक आपने बोला है कि ये राइट है, क्यों राइट है? मे बी आई थॉट लैंड मास कम है। लैंडमास कम है। कोरियोलिस लैंडमास से उसका क्या रिलेशन है? अच्छा, ये भी इन्होंने, बिकॉज यू आर अ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट। See, my friend Amit also, he was geography optional. I was geography GS. So always we used to have this problem of applying extra mind. अब ये क्या कह रहे हैं बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा, बट विकास एंड सम पीपल कैन अंडरस्टैंड। ये कह रहे हैं कि लैंड मास कम है तो विंड की स्पीड जो है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? हाई। एंड कोरियोलिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द wind. But is it applicable in the entire southern hemisphere, or only you are talking of below Australia in Yes, the sir, below temperate? वेस्टर्लीज के लिए होता है ना। हाँ, वेस्टर्लीज के लिए। वेस्टर्लीज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, सॉरी सर फ्यूरियस 40, फ्यूरियस 40s, यस, स्ट्राइकिंग 60। फ्यूरियस 40s, रोरिंग 50s, श्रीकिंग 60s, क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ते जाती है जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में आप बढ़ेंगे। लेकिन कोरियोलिस का हेमिस्फीयर से कुछ लेना देना है क्या? कोरियोलिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rotation of the earth. रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो दोनों हेमिस्फीयर में Distance. कोरियोलिस क्या होगा? बराबर होगा। आपने एक जगह कोरियोलिस को अप्लाई किया इन द जोन ऑफ द वेस्टर्लीज, और आपने उसको कंपेयर कर दिया विथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट इज योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट? यस सर, यस रॉन्ग। तो अगर एक भी जगह गलत हो गया तो वो बात सही होगी कि गलत? गलत हो गई सर। गलत हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा ज्योग्राफी में। तो सर ये तो सर फिर
हमें मतलब लैंड मास के बारे में पता होना चाहिए, तो मतलब उसी अभी तो लैंड मास पढ़ेंगे यार। अभी तो हम लाइक वेस्टर्ली विंड के फीचर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में वेस्टर्ली गेल स्पीड पे फ्लो करती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में थ्रू आउट द ईयर इट फ्लोज एट एवरीथिंग वी विल स्टडी, डोंट वरी। ओके। ये तो इनको पता था ऑप्शनल की वजह से, तो ही मेड द सी समटाइम्स नोइंग मोर इज आल्सो अ प्रॉब्लम। गॉट इट Yes, सर। any So other what doubt? is the correct answer then? This statement is incorrect. It is not higher in southern hemisphere. Okay. Because Coriolis is dependent on rotation of the earth. Rotation में change है क्या northern और southern hemisphere में? No, sir. No. So that is all for today. Thank you for your time and patience. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.